नमस्कार। इस जगमगाती रात में आपका स्वागत है। कभी सोचा है, जब ये तारे नहीं थे, जब हमारी पृथ्वी, मंगल या आज चमकता हुआ हमारा सूर्य भी नहीं था, तब क्या था? तब अरबों साल पहले अंतरिक्ष के अथाह अंधेरे में सिर्फ गैस और धूल का एक विशाल ठंडा बादल तैर रहा था, जो कई प्रकाश वर्षों में फैला हुआ था। और अविश्वसनीय रूप से उसी शांत ठंडे बादल के गर्भ से हमारे पूरे सौर मंडल का जन्म हुआ। लेकिन यह जन्म शांति से नहीं हुआ। यह कहानी महानिर्माण और महाटकराव की है, एक ऐसी उथल पुथल की जिसने ब्रह्मांड के एक कोने में व्यवस्था को जन्म दिया। इस कहानी को महसूस करने के लिए कल्पना कीजिए, आप किसी शांत भारतीय गांव की छत पर लेटे हैं। रात की ठंडी हवा चल रही है और ऊपर है तारों से जरा आसमान का अनंत कैनवास। आप उन तारों को पहचानते हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सदियों से देखा है। वहां सप्तर्षि, वहां ध्रुव तारा, और आसमान में फैली वो दूधिया पट्टी, हमारी अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी। इन अनगिनत टिमटिमाते बिंदुओं को देखकर क्या आपने सोचा है, ये सब कैसे बना? हम यहां कैसे आए? इस सवाल का जवाब हमें समय में बहुत पीछे ले जाता है। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक प्राचीन लौकिक कहानी शुरू हुई। शुरुआत में था घना अंधेरा और उसमें तैरता गैस और धूल का एक ठंडा विशाल बादल। वैज्ञानिक इसे सौर निहारिका या सोलर नेबुला कहते हैं। यह सिर्फ साधारण गैस नहीं थी। इस धूल में पुराने तारों के विस्फोटों से बने भारी तत्व भी मिले थे, जैसे लोहा, सोना और सिलिकॉन, जो अंतरिक्ष में बिखेर दिए गए थे। जैसे घर के लिए ईंट सीमेंट रेत चाहिए, वैसे ही यह बादल हमारे सौर मंडल का कच्चा माल था। हर ग्रह, हर चांद, हर उल्कापिंड इसी खगोलीय भंडार से बना है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हम भी उसी धूल से बने हैं। आपके खून में दौड़ता लोहा, आपकी हड्डियों का कैल्शियम, सब कुछ अरबों साल पहले किसी तारे के दिल में बना था। हम सब सचमुच में तारों की संतान हैं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कैसे इस ब्रह्मांडीय अराजकता से एक सुंदर व्यवस्था, हमारा सौर मंडल, बना। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल ठंडा बादल तैर रहा था। इसे आणविक बादल कहते हैं और यह लंबे समय तक लगभग शांत ही रहा। फिर शायद पास के किसी सुपरनोवा विस्फोट से आई शॉकवेव ने इसे झकझोर दिया। इस धक्के ने संतुलन बिगाड़ा और गुरुत्वाकर्षण की सोई हुई शक्ति जाग उठी। या हो सकता है कि कोई दूसरा बादल इससे आ टकराया हो। वजह जो भी हो, हलचल शुरू हो चुकी थी और बादल के सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गुरुत्वाकर्षण के कारण कण एक दूसरे के करीब आने लगे। जहां पदार्थ थोड़ा ज्यादा घना था, वहां खिंचाव और भी मजबूत हो गया और बादल तेजी से अंदर की ओर सिकुड़ने लगा। जैसे कोई घूमता हुआ डांसर हाथ अंदर लाए तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, ठीक वैसे ही बादल के सिकुड़ने पर उसकी घुमाव गति भी तेज होती गई। यही कोणीय संवेग का संरक्षण है। इस तेज घुमाव ने बादल को एक चपट्टी, घूमती हुई तश्तरी यानी एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का आकार दे दिया। ज्यादातर पदार्थ डिस्क के केंद्र में जमा होने लगा, जिससे वहां दबाव और तापमान अविश्वसनीय रूप से बढ़ने लगे। यह गर्म घना गोला ही हमारे सूर्य का भ्रूण रूप था, एक प्रोटोस्टार। यह अभी असली तारा नहीं था, पर जन्म बस होने ही वाला था। एक घूमते बादल से पूरे सौर मंडल के बनने की यह अद्भुत कहानी ही नेबुलर परिकल्पना कहलाती है। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है। आज शक्तिशाली टेलीस्कोप दूसरे युवा तारों के चारों ओर ठीक ऐसी ही डिस्क देख सकते हैं, जो इस सिद्धांत का जीता जागता सबूत है। तो अब मंच तैयार था। केंद्र में एक दहकता हुआ शिशु सूर्य और उसके चारों ओर गैस और धूल की एक विशाल घूमती हुई डिस्क। लेकिन इस डिस्क में बची हुई धूल और गैस का क्या होगा? यह कचरा नहीं, बल्कि वो कच्चा माल था जिससे हमारे ग्रह बनने वाले थे। यहीं से ग्रहों के निर्माण की रोमांचक यात्रा शुरू होती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र को और छोटा और घना और गर्म करता गया। जैसे प्रेशर कुकर में दाल पकती है, ताप और दबाव चढ़ते हैं। आखिर केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, हाइड्रोजन से हीलियम। यही वह क्षण था, सूर्य का जन्म। अंधेरा छंटा, पहली बार रोशनी बिखरी। नए सूर्य से शक्तिशाली सौर पवन निकली, आवेशित कणों का तूफान। इसने हल्की गैसें बाहर धकेली, हाइड्रोजन, हीलियम। भीतर बचा सिर्फ भारी पदार्थ, लोहा, सिलिकेट, धातुएं। सूर्य ने लगभग 99% द्रव्यमान अपने में समेट लिया। बाकी 0.2% से ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु बने। मंच सज गया। अब शुरू होगा ग्रह निर्माण। स्थैतिक विद्युत से धूल के कण चिपकने लगे, जैसे टीवी स्क्रीन पर धूल। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, गुच्छे बनते गए।
बिल्कुल लड्डू की तरह बूंदी इकट्ठी कर दबाकर गोला बनता है। कंकड़ सेंटीमीटर से मीटर बने, फिर मीटर से किलोमीटर। ये बने ग्रहाणु, हमारे ग्रहों की ईंटें। जितना बड़ा पिंड उतनी तेजी से और बड़ा, अमीर और अमीर। ग्रहाणु टकराते जुड़ते रहे, कुछ ने प्रोटोप्लैनेट आकार लिया। भीतर गर्मी ज्यादा, पानी, मीथेन, अमोनिया, बर्फ नहीं जमते। हिमरेखा के पार बर्फ जमती है, कच्चा माल अधिक। बाहरी हिस्से में चट्टान, बास्वेट धातु, बहुत सारी बर्फ उपलब्ध। जैसे थाली में छोटी बूंदें हिलाने पर मिलकर बड़ी बनती हैं, वैसे ही टकरावों के बाद कुछ बड़े स्थिर पिंड बचे, ग्रह। हर ग्रह एक विजेता, अरबों टकरावों से निकली कहानी। सूर्य के पास क्षेत्र बहुत गर्म, वाष्यशील पदार्थ गैस बने रहे। यहां बचा सिर्फ वही जो पिघलन बिंदु ऊंचा, लोहा, निकेल, सिलिकेट। इनसे बने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। स्थलीय ग्रह भारी तत्व केंद्र में डूबकर घना कोर बनाते हैं। हल्के सिलिकेट ऊपर, मेंटल और क्रस्ट। इसे कहते हैं विभेदन। लोहे के कोर से चुंबकीय क्षेत्र जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। भीतरी ग्रह छोटे रहे, कच्चा माल कम था। डिस्क का छोटा हिस्सा ही चट्टान, धातु, बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, बर्फ थे। ये हमारे सौर मंडल के गर्म चट्टानी बच्चे हैं, सूर्य की प्रचंड गर्मी में पले। इन पर ठोस सतह सिद्धांततः आप चल सकते हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। हिमरेखा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, इसके पार बर्फ जमती है। यहां चट्टान के साथ बहुत सी बर्फ, सामग्री प्रचुर। बर्फ की मात्रा चट्टानों से भी ज्यादा। बृहस्पति और शनि ने बड़े बर्फ चट्टान कोर जल्दी बना लिए। उनके कोर पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 10 गुना। इतना विशाल गुरुत्व हाइड्रोजन और हीलियम को खींचकर मोटे वायुमंडल बने, इसलिए वे गैस जाइंट कहलाए। बृहस्पति तो सब ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक। यूरेनस, नेपच्यून दूर बने, डिस्क कम घना, वृद्धि धीमी। अधिकांश गैस पहले ही खींच गई या सौर पवन से उड़ गई। इनके भीतर पानी, मीथेन, अमोनिया की परतें, इन्हें आइस जाइंट कहते हैं। गैस जाइंट छोटे तारे बनने के करीब अवश्य आए, पर संलयन शुरू न हुआ। वे तारे नहीं, ग्रह हैं। लेकिन सब कुछ ग्रहों में नहीं सिमट पाया। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट लाखों चट्टानी और धात्विक पिंडों का घर है। ये एक ग्रह बन सकते थे, पर बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें आपस में टकराकर बिखरने पर मजबूर किया और कभी एक होने नहीं दिया। और भी दूर नेपच्यून के पार काइपर बेल्ट का ठंडा और अंधेरा साम्राज्य है, जो प्लूटो जैसे बर्फीले पिंडों का घर है। कभी कभी कोई पिंड भटककर अंदरूनी सौर मंडल की ओर आता है और धूमकेतु बन जाता है। सूर्य के पास इसकी बर्फ गैस बनती है, जो धूल के साथ मिलकर एक शानदार पूंछ बनाती है। यह रात के आकाश में चमकती है और हमें सदियों से चकित करती आई है। ये टक्करें सिर्फ विनाशकारी नहीं, बल्कि रचनात्मक भी थीं। हमारा अपना चंद्रमा एक ऐसी ही महाटकराव की संतान है। दूसरे चंद्रमा अलग अलग तरीकों से बने। कुछ ग्रहों के चारों ओर मौजूद डिस्क से, जैसे बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमा। वहीं कई छोटे अनियमित चंद्रमा, जैसे मंगल के फोबोस और डीमोस, दरअसल पकड़े गए क्षुद्र ग्रह हैं। शुरुआती सौर मंडल एक खगोलीय बिलियर्ड्स टेबल जैसा था, जहां पिंड गुरुत्वाकर्षण की खींचतान में टकरा रहे थे। इन टक्करों ने ग्रहों की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वी से थिया नाम के पिंड के टकराने से हमारा चंद्रमा बना। एक और टक्कर ने शायद बुध की बाहरी परतें उड़ा दीं, जिससे उसका विशाल कोर रह गया। शुक्र का अजीब उल्टा घूमना और यूरेनस का अपनी तरफ झुकाव भी ऐसे ही शक्तिशाली टकरावों की अमिट निशानियां हैं। लेकिन धीरे धीरे इस अराजकता में व्यवस्था आई। ग्रहों ने अपनी कक्षाओं को साफ कर दिया, बचे हुए मलबे को या तो निगल लिया या अंतरिक्ष में दूर फेंक दिया। यह हिंसक नृत्य एक शांत, स्थिर और पूर्वानुमानित व्यवस्था में बदल गया। आज हमारा सौर मंडल एक घड़ी की तरह सटीकता से चलता है, और इस ब्रह्मांडीय शांति के बीच एक छोटे नीले ग्रह पर सही परिस्थितियों में जीवन ने आंखें खोलीं और आश्चर्य से ऊपर ब्रह्मांड को निहारने लगा। धूल के बादल से खूबसूरत ग्रह, यह कहानी है निर्माण, विनाश और अस्तित्व की। जब भी आसमान देखें, याद रखें आप 4 अरब साल का इतिहास देख रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला विषय कौन सा हो, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।